नमस्कार। वर्डिक्ट न्यूज़ के स्पेशल कार्यक्रम सियासी हलचल में हम आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अपडेट पर। आज एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है समाजवादी पार्टी में। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य, जो उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के सदस्य भी हैं समाजवादी पार्टी से, उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की। स्वामी प्रसाद मौर्य के त्याग पत्र देने के क्या सियासी निहितार्थ हैं, क्या सियासी मायने हैं, और इसके पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से कुल मिलाकर 5 बार लोकसभा के सांसद रहे सलीम इकबाल शेरवानी, जो बदायूं से सांसद रह चुके हैं समाजवादी पार्टी से, पिछला लोकसभा चुनाव अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव के खिलाफ वो कांग्रेस से लड़े थे और धर्मेंद्र यादव पिछला चुनाव भारतीय जनता पार्टी के संघमित्रा मौर्य से हार गए थे। संघमित्रा मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं, भाजपा से वो चुनाव जीती थी। तकनीकी तौर पर अभी भी वो भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी में हैं। ये जो पूरा माजरा है, ये पूरा जो सियासी चक्र है, इसके पीछे क्या है? तीसरा एक बड़ा डेवलपमेंट और हुआ है। पल्लवी पटेल, जो केशव प्रसाद मौर्य, जो भारतीय जनता पार्टी के हैवीवेट पॉलिटिशियन माने जाते हैं उत्तर प्रदेश में, सरकार में डिप्टी सीएम हैं, उनको सिराथू से चुनाव में विधानसभा का चुनाव हरा करके समाजवादी पार्टी के सिंबल पर विधानसभा पहुंची थी। पिछले विधानसभा चुनाव में अपना दल कमेरावादी की वो सदस्य भी हैं, वो भी नाराज चल रही हैं। कारण एक, इसके पीछे अगर एनालिसिस किया जाए तो पिक्चर साफ नजर आती है। राज्यसभा चुनाव, राज्यसभा चुनाव को लेकर के कई पॉलिटिकल पंडितों ने अपने अपने सियासी निहितार्थ तलाशे और निकाले हैं। पीडीए की रणनीति पर लगातार अग्रसर समाजवादी पार्टी की लीडरशिप पर समाजवादी पार्टी के लीडरान हमलावर हैं। क्यों हमलावर हैं? आलोक रंजन कायस्थ समाज से आते हैं, उत्तर प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, अखिलेश यादव के संकट मोचक हैं, अखिलेश यादव के रणनीतिकार हैं। समाजवादी पार्टी के गलियारों में और यहां तक मुंबई में जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी, आलोक रंजन साहब को रिसर्च विंग का समाजवादी पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी मिली थी और आशीष यादव को सोशल मीडिया की जिम्मेदारी मिली थी। आलोक रंजन को समाजवादी पार्टी के गलियारों में गंभीर व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति माना जाता है। जाति की अगर बात छोड़ दें तो नेक नियति सादगी से भरे आलोक रंजन समाजवादियों को भाते भी हैं, लुभाते भी हैं। कारण साफ है, वो गंभीरता से पेश आते हैं, बैलेंसिंग पॉलिटिक्स करते हैं और लोगों से संवाद के धनी हैं। आलोक रंजन साहब राज्यसभा पहुंचते हैं और जया बच्चन जी राज्यसभा पहुंचती हैं दूसरी बार। ऐसा नहीं है, जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, पॉलिटिकल पंडित जो लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं। आप देखिए कि राष्ट्रीय जनता दल से मनोज झा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा, लेकिन ठाकुर का कुआं, उस पर जब वो पूरे देश में चर्चा में आए तो वो बातचीत वैचारिक थी। वो ब्राह्मण समाज से आते हैं, लेकिन जब भी वो पार्लियामेंट में बोलते हैं, बात करते हैं, संवाद करते हैं, उनकी बातचीत समाजवादी विचारधारा के इर्द गिर्द, उनका विश्लेषण, उनका एनालिसिस, उनकी बौद्धिकता पूरी तरह से समाजवाद, सामाजिक न्याय के आसपास घूमती है और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को ही नहीं, पूरे देश की मध्यम मार्गी विचारधारा के लोगों को लुभाती है। ये वही स्थिति है जो राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के बृजभूषण तिवारी की हुआ करती थी, जनेश्वर मिश्रा की हुआ करती थी। जया बच्चन जी दूसरी बार राज्यसभा में गई हैं। वैचारिक रूप से जो खुराक समाजवादी चाहते हैं, वो खुराक शायद जया बच्चन जी नहीं दे पा रही हैं। एक ये भी मंथन का विषय है। रामजी लाल सुमन तीसरे जो समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के सदस्य बनाए गए हैं, भेजे गए हैं, उनका जो इतिहास है, चंद्रशेखर जी की बाह पकड़कर वो सियासत में आए, मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी की स्थापना से लेके और अभी तक का जो सफर है,
चट्टान की तरह से काबिज रहे। जब लोहिया ने जाति और जमात की बात कही है, जब उनका पूरा समाज बीएसपी के साथ खड़ा था और उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र से वो आते हैं, इस क्षेत्र में उनका समाज मजबूती से बीएसपी को ताकत देता रहा। लेकिन रामजी लाल सुमन लगातार समाजवादी आंदोलन के बैनर पर काम करते रहे। 1991 में चंद्रशेखर जी की सरकार में वो कल्याण मंत्री रहे, 89 में वो जनता दल से जीते। इसके पहले लोक दल का उनका इतिहास रहा है और बाद में समाजवादी पार्टी का वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे। रिजर्व सीट जलेसर से लगातार वो काम करते रहे और इस बार समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा भेजकर एक मैसेज और दिया है कि दलित और दलितों में जो बीएसपी की तरफ ज़्यादा मुखातिब रहा वो मतदाता, और तीसरा समाजवाद के तपे तपाए योद्धा को समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा भेज करके जो सम्मान देने का काम किया है। ये अम्बेडकर वादियों के लिए और समाजवादियों के लिए सुकून के पल हैं। लेकिन पल्लवी पटेल नाराज हैं। नाराज क्यों हैं? इससे पहले अपना दल कमेरावादी कांग्रेस के कोटे में चुनाव लड़ी थी। आपको याद होगा लोकसभा का चुनाव। पल्लवी पटेल के पति पंकज निरंजन साहब फूलपुर और कृष्णा पटेल जी गोंडा से कैंडिडेट रह चुके हैं कांग्रेस से। अब चूंकि उनका अपना राजनीतिक दल है और विधायक वो भी टेंडर सीट पर समाजवादी पार्टी के कोटे में। कृष्णा पटेल जी गोंडा चुनाव लड़ना चाहती थी, वहां समाजवादी पार्टी ने श्रेया वर्मा को उम्मीदवार बनाया है। कृष्णा पटेल जी चुनाव लड़ना चाहती थी प्रतापगढ़ लोकसभा, वहां समाजवादी पार्टी ने पूर्व विधान परिषद सदस्य डॉक्टर एसपी सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। और बांदा से शिवशंकर सिंह पटेल जो भाजपा से आए हैं पूर्व मंत्री, उनको चुनाव मैदान में उतार दिया गया है। अब मिर्जापुर सीट के फैसले की बारी है और कहीं ना कहीं सियासत में जो भी व्यक्ति है वो अपने कैरियर को भी देखता है समाजवादी पार्टी के साथ। चूंकि समाजवादी पीडीए की बात लगातार कर रही है। आप 27 लोकसभा सीटों पर अगर नजर दौड़ाएं तो धौरहरा में आनंद भदौरिया और चंदौली में वीरेंद्र सिंह, ये दोनों कैंडिडेट राजपूत समाज से आते हैं, बाकी ज़्यादातर पीडीए की ही कैंडिडेट हैं। तो अखिलेश यादव ने उस प्रेशर को महसूस नहीं किया, उस एक्शन को महसूस किया जिस एक्शन के वो हकदार थे। कैंडिडेचर के मायने में पीडीए की लाइन पर वो आगे जरूर बढ़े हैं। लेकिन इस बीच में स्वामी प्रसाद मौर्य, एक खबर ये है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अपनी पार्टी भी लॉन्च करने जा रहे हैं, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी। ये पार्टी धनखड़ साहब ने बनाई थी और वो मेरे ख्याल से मौर्य साहब इस पार्टी को फिर से पुनर्गठन करके, और इसका ताल कटोरा में चर्चा है कि राष्ट्रीय अधिवेशन करके और इस पे चीज़ें बढ़ाने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर आप देखिए जो लाइन होती है पॉलिटिकल लाइन, स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत पहले से, चूंकि अम्बेडकरवादी मूवमेंट से उनका जन्म हुआ और जब समाजवादी पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया था, उन्होंने अपने और मुलायम सिंह यादव के उन संबंधों का, लोक दल के जमाने का संबंधों को याद किया जब मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश में लोक दल के प्रदेश अध्यक्ष होते थे और मौर्य साहब उत्तर प्रदेश में लोक दल के जनरल सेक्रेटरी, स्टेट जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे। उन दिनों को याद किया था। अम्बेडकरवाद से समाजवाद की तरफ का जो फासला था उन्होंने उसको रेखांकित किया था। गंगा यमुना से बहुत पानी बह चुका। क्या कारण है? एक तरफ जब हिंदुत्ववादी सनातन की बात आती है, स्वामी प्रसाद मौर्य हमलावर होते हैं और अपने अम्बेडकरवादी एजेंडे की तरफ तेजी से अग्रसर होते हैं। मतलब वैचारिक रूप से कोई द्वंद्व नहीं है उनको शुरुआती दौर से। और एक बड़ी बात यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जब समाजवादी पार्टी में आए भाजपा छोड़ के, उसके पहले कांग्रेस के गलियारों में ये चर्चा थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य की जेरे क़यादत में उनकी पूरी टीम कांग्रेस पार्टी की तरफ जा सकती है और बहुत सारे अम्बेडकरवादी नेता दो खेमे में बटे हैं। आप देख ही रहे हैं, लालजी वर्मा हो कि रामचल राजभर हों कि इंद्रजीत सरोज हों कि आर.के. चौधरी हों, काफ़ी नेता आप लगातार देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में चले आए और बहुत सारे बीएसपी से निकले नेता ब्रजलाल खाबरी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, नकुल दुबे सब कांग्रेस की तरफ पलायन किए। तो एक तरह से पर्दे के पीछे बहुत दिनों से, क्योंकि
कांग्रेस का जो बेसिक वोट बैंक रहा है ब्राह्मण, दलित और मुसलमान समाजवादी पार्टी की तरफ 1991 की तरफ मुखातिब हुआ और वो बढ़ता ही चला गया, उसका वोट शेयर बढ़ता ही चला गया। लगातार समाजवादी पार्टी ने अपनी जगह बना ली, अपनी उपस्थिति दर्ज करा ली। दलित कांग्रेस को छोड़ के बीएसपी की तरफ ऐसा बढ़ा कि बीएसपी लगातार 4 बार लखनऊ में पावर सेंटर बन गई और ब्राह्मण भाजपा की तरफ मुखातिब हुआ। तो कांग्रेस अपने पुराने वोट बैंक पर नजर गड़ाए हुए है। उसके मन में है कि अगर मुस्लिम लीडरशिप नसीमुद्दीन सिद्दीकी, याकूब कुरैशी, ये सब बानगी हैं, अगर मुस्लिम लीडरशिप ने कुछ कमाल दिखाया और दलित अंबेडकरवादी मूवमेंट अगर कांग्रेस की तरफ अभी मैं देख रहा था, पुनिया साहब ने कहा कि गांधीवादी विचारधारा के साथ अंबेडकरवादियों के आने की जरूरत है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं उनको लगता है कि बीएसपी का उत्तर प्रदेश विधानसभा में बीएसपी की एक विधायक की संख्या, उमा शंकर सिंह रसड़ा बलिया से विधायक हैं और कांग्रेस के 2 विधायक हैं, वीरेंद्र चौधरी और मोना तिवारी प्रतापगढ़ सदर से। तो कांग्रेस के रणनीतिकार ये मान रहे हैं कि अगर दलित वोट शिफ्टिंग हुआ तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में जो 1989 के बाद लगातार डाउनफॉल में है कांग्रेस, मजबूत हो सकती है। इसी रणनीति के तहत पहले भी काम हो रहा था। अब चूंकि मौर्य साहब भारतीय जनता पार्टी से और सनातन से लगातार हमलावर और अंबेडकरवादी दर्शन की तरफ उनकी मूवमेंट बता रही है कि उत्तर प्रदेश में कोई तीसरा रास्ता स्वामी प्रसाद मौर्य तलाश सकते हैं, सामाजिक न्याय का रास्ता, अंबेडकरवाद का रास्ता। और उस रास्ते पर कितनी खाई है और कितनी चौड़ी खाई है, ये खुद स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके चाहने वाले को और उनके साथ काम करने वालों को, उनकी विचारधारा पर चलने वालों को अंदरूनी तौर पर देखा जाए, जो आंतरिक बात है, एक बड़ी बात निकल के आई कि राज्यसभा का चुनाव भी एक कारण है। कद काठी को लेकर के सियासत में हर व्यक्ति को अंतर से एक द्वंद्व होता है। शायद ये द्वंद्व पल्लवी पटेल जी को भी होगा, उनकी लीडरशिप को भी होगा और स्वामी प्रसाद मौर्य जी को होगा। और दूसरा, शुरुआती दौर से आप देखिए कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में दाखिल होते हैं, वो पडरौना अपनी पुरानी परंपरागत विधानसभा सीट चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उनको फाजिल नगर भेजा गया और फाजिल नगर पर से गंगा सिंह कुशवाहा के बेटे से वो चुनाव हार गए। केशव प्रसाद मौर्य ने विधानसभा चुनाव में लगातार कैंपिंग की और बिरादरी का वोट भाजपा की तरफ मुखातिब करने में वो कामयाब रहे। सुरेंद्र कुशवाहा वहां चुनाव जीत गए और समाजवादी पार्टी के लंबे समय तक जिले के सदर रहे इलियास अंसारी, जो बीएसपी के कैंडिडेट थे, करीब 27-28 हज़ार वोट पा करके उन्होंने लेकिन मौर्य जी की हार को सुनिश्चित कर दिया। बाद में समाजवादी पार्टी ने उनको सम्मान दिया, विधान परिषद भेजा, लेकिन नाराजगी कम नहीं हुई। दूसरी सबसे बड़ी चीज है रायबरेली। रायबरेली में ऊंचा हार से पहले भाजपा से और उसके बाद समाजवादी पार्टी से, भाजपा से भी उत्कृष्ट मौर्य, अशोक मौर्य जो स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे हैं, वो चुनाव कई बार हार गए और लगातार कैरियर को, बेटे के कैरियर को लेकर के एक, मैं मानता हूं कि एक व्यक्तिगत चिंता होती है, हर पिता को होती है। और जिस तरह समाजवादी पार्टी ने मनोज पांडे को भी उतनी ही तरजीह दी, एक तो उत्कृष्ट मौर्य को चुनाव नहीं लड़ाया, एकोमोडेशन का काम नहीं किया, मनोज पांडे ऊंचा हार से चुनाव जीते। और दूसरा, जब वो चुनाव जीत कर आए, आप देखिए विधानसभा में कुर्सी अखिलेश यादव के ठीक बगल में, मुख्य सचेतक के रूप में वो लगातार काम करते रहे। और जो द्वंद्व सनातन की तरफ मनोज पांडे का लगातार जो उनका लगाव है, आध्यात्मिक पृष्ठभूमि है, और अंबेडकरवादी दर्शन स्वामी प्रसाद मौर्य जी का, दोनों के बीच में जो द्वंद्व होता है, चूंकि धर्म ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर सियासत में बात करने से चीजें बनती बिगड़ती हैं। अखिलेश यादव चूंकि धार्मिक पृष्ठभूमि भी है उनकी और समाजवादी पृष्ठभूमि भी है, सेक्युलर पृष्ठभूमि भी है, इस मुद्दे पर ज्यादा मुखर ना करके जो उनकी इमेज रही है विकास पुरुष की, उत्तर प्रदेश के जो बेसिक मुद्दे हैं, जो किसान के मुद्दे हैं, जो कमेरा के मुद्दे हैं, जो सोशल जस्टिस के मुद्दे हैं, जो सेक्युलरिज्म के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर वो उस पिच पर राजनीति करना चाहते हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ना तो बीजेपी की पिच पर जाना चाहते हैं और ना बीजेपी को मौका
मौका देना चाहते हैं कि बीजेपी एक्साइटमेंट जोन में उत्तर प्रदेश के पार्लियामेंट के चुनाव को और बाद में उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर के जाए। एक ये वैचारिक द्वंद्व है और इस द्वंद्व में और जो दोनों उनके सिपे सालार, चाहे मनोज पांडे रहे हों और चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य रहे हों, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो वैचारिक लड़ाई की उसको राजनीतिक लड़ाई में कन्वर्ट कर दिया। और हमेशा फर्क होता है वैचारिक लड़ाई और राजनीतिक लड़ाई। राजनीतिक लड़ाई समूह में लड़ी जाती है, मिल करके लड़ी जाती है। जब तक आप समूह में नहीं हैं, आपकी गांठ बंधी नहीं है, तब तक आप नतीजे नहीं दे सकते। ये द्वंद्व है। फिलहाल ये तो नतीजे बताएंगे और स्वामी प्रसाद मौर्य जी का नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, नेक्स्ट पॉलिटिकल रोड मैप बताएगा कि नतीजे क्या होंगे, वो किधर जाएंगे, तो भविष्य के घर में है। लेकिन एक शेर के माध्यम से मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। शायद मौर्य जी ये सोच रहे होंगे कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, हम अपने गम से कब खाली। लो अब हो चुका मिलना, न तुम खाली न हम खाली। लो अब हो चुका मिलना, न तुम खाली न हम खाली। वर्डिक्ट न्यूज में सियासी हलचल में आज सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई सियासी हलचल के साथ। आप लगातार देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे वर्डिक्ट न्यूज को सहयोग करिए। धन्यवाद। लगातार देखते रहिए वर्डिक्ट न्यूज। नमस्कार।